हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। आज हम ईवीएस पेपर का लेक्चर नंबर 3 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इन दिस सेक्शन द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हार्बर एनी माइक्रोबियल लाइफ। दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस आर गट, स्किन, यूथ्रेरा, यूटेरस। तो ये चार ऑप्शन है। आइए चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं पहले कि सारे ऑप्शंस में से कौन सा राइट है। वैसे आंसर हमारा यूटेरस दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो बोल रहा है गट। गट हैज अप्रोक्सीमेटली 300 to 1000 डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, विथ मोस्ट एस्टिमेट 500। ठीक है, अबाउट 500 वहां पे तो मौजूद है ही है। ठीक है, however it is probable that 99% of the bacteria come from about 30 to 40 species। तो बैक्टीरिया यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, with facile bacterium Pronsingi being the most common species in the healthy adults। ठीक है, तो ये गट की कहानी है। ठीक है, गट में हमारी क्या माइक्रोब्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने गट के ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, चलते हैं अब हमारा दूसरा वाला। ठीक है, जिसमें कि बोला है स्किन। सो द टर्म स्किन फ्लोरा ऑल्सो कॉमनली रिफर्स टू एज स्किन माइक्रोबायोटा refers to the microorganism which resides on the skin. Typical human skin, many of them are the bacteria of which there are 1000 species upon human skin from 19 phyla। ठीक है, ये भी कंफर्म करता है ये स्टेटमेंट कि हमारे बैक्टीरिया मौजूद हैं। आई एम डिस्कसिंग हियर डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द different organs and their bacterial history। I am discussing here that you should remember this thing। Okay, so most are found in the superficial layer of the epidermis and upper part of the hair follicles। ठीक है, तो गट और स्किन ये दोनों तो भाई कंफर्म है कि इनमें क्या है, माइक्रोबियल लाइफ होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें यूथ्रेरा, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट जहां से हमारा क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, जहां से हमारा लिक्विड कंटेंट एक्सक्रिएट होता है। ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन का नाम आपने सुना होगा। यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है। इंक्लूड द इन्फेक्शन ऑफ द यूथ्रेरा, ब्लैडर, किडनीज एंड आर कॉमनली कॉज्ड बाय यूथ्रिटिस, सिस्टीज, फाइलोनोफ्रिटिस एंड ग्लूमेरोनेफ्रिटिस। ठीक है, तो ये सारे क्या है, बैक्टीरिया है जो कि वहां पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सो बैक्टीरिया आर मोस्ट कॉमन इन दी यूटीआई। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ठीक है, स्पेशली यूथेरा एंड ब्लैडर में बहुत सारे होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि इकोलाई, ठीक है, प्रोटियोस वल्गैरिस, सुडोमोनास एरिगोनास, क्लेबिसिला सुमोनिया कॉज मोस्ट ब्लैडर इन्फेक्शन। ये सारे के सारे मोस्ट ब्लैडर इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, जबकि ग्राम पॉजिटिव पैथोजेंस जो होते हैं सिस्टीज के साथ इंक्लूड होके हमारा स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिक्स ये बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे बैक्टीरिया के नाम है। ठीक है, आपको इनकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत जान लेनी पड़ेगी क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकता है। इस बार के एग्जाम में तो आया ही आया है। ठीक है, लेकिन अगर 3 ऑप्शन हमारे पहले निकल जाते हैं कि जिनमें बैक्टीरिया डेफिनेटली मौजूद है, तो फोर्थ विल डेफिनेटली बी द आंसर। लेकिन हम थोड़ा बात करते हैं अगर यूटेरस की, तो बोलता है कि रिसर्चर्स टेल्स दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटा एज ए प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट एंड रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द यूटेरस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसेंटा मौजूद होता है जो कि हमारा रुकावट है किसके लिए, वेस्टेज के लिए, और साथ ही साथ हमारा अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि यूटेरस में जाके फेटस को हार्म कर सकते हैं। ठीक है, यूटेरस वो पोर्शन होता है जहां पे अपना फ्यूटस रहता है, मतलब जहां पे एक माँ अपने बच्चे को गर्भ के समय उसको होल्ड करके रखती है। ठीक है, दैट रीजन इज द यूटेरस। ठीक है,
सो द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी इज रेस्ट्रिक्टेड इन दिस रीजन। यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटीज हो ही नहीं सकता है, ठीक है, जिस समय में यहाँ पे न्यू बॉर्न इन्फेंट्स बॉर्न करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इन्फेक्शन से उनको बचाने की कोशिश करता है। तो ऑब्वियसली ये रीजन जो होगा ये आपका फ्री होगा बैक्टीरिया से, ठीक है। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी से भी ये फ्री होना चाहिए, ठीक है, बात यहाँ पे आती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा भी अगर इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर क्या बन सकता था, यूटेरस, ठीक है, यूटेरस वाज द आंसर। ओके, इट इज क्लियर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग a vessel contains two non-reactive gases। वेसल के पास दो नॉन रिएक्टिव गैसेस है, ठीक है। पहला है नियॉन जो कि मोनोएटॉमिक है, दूसरा है ऑक्सीजन जो कि डाइएटॉमिक है। द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर इज 3:2। देन द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज एटॉमिक मास नियॉन का दे रखा है 20.2 यूनिफाइड मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है 32U, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का जो कंसेप्ट होता है वो आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कि अगर बात करें क्या होता है कॉन्सेप्ट, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए नॉन रिएक्टिव गैस क्या होता है, इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ड्यू टू इट्स कंस्ट्रेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है, इज सेम फॉर बोथ द गैसेस, ठीक है। तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो है वो आपका नॉन रिएक्टिव गैस का क्या होगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। तो अगर हम सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर लेके भी चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, अगर टोटल पार्शियल प्रेशर को हम P ले रहे हैं, ठीक है, तो P1 उसका हमारा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर का अर्थ क्या होता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें नियॉन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन अपॉन नियॉन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका पार्शियल प्रेशर होगा किसका, अपना नियॉन का पार्शियल प्रेशर ये होगा। टोटल प्रेशर का कितना हिस्सा कवर कर रहा है, कौन, हमारा नियॉन, ठीक है, दैट विल बी योर पार्शियल प्रेशर। सो अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू पुट इन द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द नियॉन दैट इज P1V इक्वल टू N1RT, देखो मिक्सचर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैस है और साथ ही साथ जितना इसका वॉल्यूम है उतना उसका ही वॉल्यूम है। नॉन रिएक्टिव होने की वजह से इनका वॉल्यूम में डिफरेंस तो आएगा नहीं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो इनका एक्सचेंज कहाँ से होगा, ना ही इनका कुछ एलिमिनेट होगा, ठीक है। बस इनका टोटल वॉल्यूम जितना रहेगा वो उतना ही रहेगा, तो वॉल्यूम चेंज होने से रहा। तो P1V इंटू इक्वल टू N1RT फॉर नियॉन गैस एंड P2V इक्वल टू N2RT फॉर ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये आपने कर दिया। तो आपको बस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करना था। तो डिवाइड जैसे ही करोगे भाई, जैसे ही आप डिवाइड करोगे, ठीक है, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, N1 अपॉन N2 इक्वल टू 3/2, ठीक है, जो पूछ रखा है द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, तो रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स की जो रेशियो थी दैट विल बी 3:2। ओके, ये क्वेश्चन भी वेरी इजी था, अगर आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट पता होता तो आप इस आंसर को भी लगा सकते थे, ठीक है। वैसे अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इतने बड़े बड़े नंबर भी नहीं होंगे, बी एंड सी आपके आंसर वैसे भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, जिसने भी लगाया है वो तो भाई गलत ही है, ठीक है, 3/2 ही इसका आंसर होगा। दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी, let us discuss this question। It is asking half-life period of a first order reaction have a rate constant of 6.93 into 10 to the power minus 14 second inverse। This is the question। तो इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला डालो भाई। हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन में रेट कांस्टेंट, दिस इज द फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 0.693 लगाया ऊपर, नीचे डिवाइड का 6.93 into 10 to the minus 14, ऊपर वाले को लिख सकते हो 0.693 को क्या क्या लिख सकते हो, 6.93 into 10 to the minus 1, ठीक है, वो लिखते ही आपका 6.93 into 10 to the minus 14 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 to the power 13 सेकेंड। दैट इज ट्रू, दिस इज द बी ऑप्शन, ठीक है।
तो ये आपका बी ऑप्शन था। तो दिस वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली आंसर इट। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, ये आपने फिजिक्स के लेसन में भी पढ़ रखा है, जहाँ पे आपने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, तो ये वो वाला क्वेश्चन से आ रखा है। तो इट वाज वेरी वेरी इजी। The next question was from the integration. Again, I always told you from my previous classes that all the learners should focus on the definite integral. डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूला अगर याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को जरूर लगा पाओगे। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, इफ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 रूट कॉट एक्स अपॉन रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, दे रखा है भाई क्या ये, तो आप कंसिडर कर लो ना थोड़ा, एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लो इसको, किसको, इस फंक्शन को। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़े हैं, 2019 का पेपर जब सॉल्व किया था और उससे पहले भी जो सॉल्व किए थे उसमें ये क्वेश्चंस पढ़ रखा है क्या, इंटीग्रेशन a टू द पावर b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू द पावर b f a प्लस b माइनस x dx। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन ये दे रखा है 0 to पाई बाई 2 रूट ओवर कॉट एक्स अपॉन कॉट रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली पाई बाई 4 होगा। आइए चलते कैसे होगा देखते हैं। तो यहाँ दे रखा है क्या, अगेन आपका दे रखा है कि अगर आप कन्वर्ट करते हो क्या उसको उस फॉर्मूले में यूज कर लेते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी कॉट पाई बाई 2 0 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे टेन पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आपका कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स जो होता है वो आपका टेन एक्स होता है। अरे भाई ये तो पढ़ ही रखे हो क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। उसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा होगा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा होगा भाई, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये कॉट थीटा होगा। ये वेरी वेरी सिंपल था। अगर हम बात करें तो इससे आप निकाल सकते थे क्या, tan x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ये क्या हो गया, cot 90 माइनस थीटा जो था वो tan x हो गया, और cot 90 माइनस एक्स जो था वो भी tan x हो गया, यहाँ पे cot x हो गया। अब क्या करना है भाई, इक्वेशन 1 वहां पे था ऑलरेडी, क्वेश्चन जो है दैट इज इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 बन गया, अब नया इक्वेशन 1 क्या आ गया, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा कट आउट, और ये 2i हो जाएगा, 2 ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर वाला कट हो गया तो सिर्फ dx बचेगा। तो dx बचा मतलब क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है, पढ़े हो ना, किस चीज का इंटीग्रेशन, अगर खाली dx हो जाएगा तो खाली dx होगा क्या आपका, इंटीग्रेशन x टू द पावर 0 dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, जिसकी वैल्यू कितनी होती है x। ठीक है, तो x आ गया, तो बस उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालना था, पाई बाई 2 माइनस 0 किया। ठीक है, और i की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई। दिस वाज आल्सो वेरी वेरी सिंपल इफ यू नो द इंटीग्रेशन फॉर्मूला, और स्पेशली डेफिनेट इंटीग्रल ही आता है आपका एमएससी लेवल एग्जाम में। जिसने भी क्वेश्चन किया होगा, आई टोटली एग्री कि उसने मेरे सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, पुराने जितने भी मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, कंप्लीट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हिच ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द स्पीड मॉलिक्यूल एज पर दी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेम टेम्परेचर इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यू आरएमएस दे रखा है, यू एवरेज दे रखा है, यू मोस्ट प्रोबेबल दे रखा है। ठीक है, तो इसका भाई डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद कर लो भाई, ज्यादा इसके प्रूविंग करने जाओगे तो थक जाओगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। वी आरएमएस क्या होता है, √3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी अपॉन एम, और यहाँ पे वी एवरेज क्या होता है, √8 kBt पाई एम। ठीक है, और v मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, √2 kBt अपॉन एम। ठीक है, यहाँ पे kv क्या है अगर बात करें तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बाद में याद कर लेना भाई, अभी तो बस जान लो। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है तो v एवरेज भी निकल जाएगा और v मोस्ट प्रोबेबल भी निकल जाएगा। अब बस √3 का वैल्यू 1.73 होता है, 8 बाई पाई का रूट ओवर होता है वो 1.6,
और √2 का वैल्यू 1.414 होता है। तो आप देख लो ना कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, तो ABC आंसर है। तो ये क्वेश्चंस हमारे वेरी वेरी सिंपल थे, ऐसा कुछ हार्ड नहीं था क्वेश्चन में। देखो बैठे बैठे हम लोगों ने अभी 26 क्वेश्चन कर लिए हैं। 26 क्वेश्चन मतलब हमारे 26 क्वेश्चन राइट। ठीक है, आई होप जिस भी एस्पिरेंट ने 26 क्वेश्चन किया होगा उसका तो भाई कम से कम 100% क्लियर है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस काफी इजी आ रखे हैं, और आपको अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा पिछले कुछ महीनों से, तो आपका ये क्वेश्चंस जरूर सही हुआ होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर बड़ा ही एंजॉयबल लगा है। इफ यू हैव सम डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। हैव ए नाइस डे।